तो यहाँ पर अपन ये पूरा पेपर सॉल्व करेंगे जेईई मेन का मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट है यहाँ पर। तो अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट है तो स्टार्ट करता है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 20 देन द अल्फा और एन की वैल्यू बतानी है। सिंपल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बस स्पीड है तुम्हारी, तुम साथ साथ सॉल्व करते जाओ। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, एक्स की पावर n माइनस 3 और अल्फा बाय 2x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3। तो इसको अपन को 20 के इक्वल करना है। तो यहाँ पर इसको देखे तो n/3 x की पावर यहाँ पे n माइनस 6 हो जाएगा। अल्फा का क्यूब डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 20 है। तो यहाँ पर अपन को n और अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो अपन को पता है अगर n की वैल्यू 6 होगी क्योंकि x की टर्म नहीं आ रही, तो 6/3 की वैल्यू अपन को पता है 20 होती है। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि ये क्या हो गया, 20 अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 20। तो सिंपली अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पर तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू 2 आ गई और एन की वैल्यू 6 आ गई। तो इस तरीके से अपन अपना फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 6, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो सेकंड प्रॉब्लम है अपने पास, इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 10, 30 एंड 10, 15। तो अपन को क्या करना है, द वैल्यू ऑफ 2 प्लस q प्लस p बतानी है। तो अपन को पता है कि जो सम ऑफ रूट्स है यानी 10, 13 प्लस 10, 15 वो क्या हो जाएगा माइनस पी के इक्वल, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 10, 30 एंड 10, 50 वो क्यू के इक्वल। अब अपन को पता है जो 10, 45 होता है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 ऑफ 13 प्लस 15, और फिर यहाँ पर ऊपर सम आएगा जो कि माइनस पी है, नीचे प्रोडक्ट आएगा 1 माइनस क्यू। क्योंकि आपको पता है 10 इसका a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ऐसा होगा ना 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। तो वहां पर वही वैल्यूज लिखी है मैंने सिंपली। और 10, 45 की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर अपने पास ये आ गया। तो अपने पास आ गया 1 माइनस क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो अपन को क्या बताना है 2 प्लस क्यू माइनस पी। तो दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। तो अपना कौन सा यहाँ पर एक बार चेक करता है, ओ सॉरी थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर अपने पास क्या ऑप्शन है 1 माइनस क्यू माइनस पी। तो यहाँ पर अगर अपन देखिए क्यू माइनस पी की वैल्यू 1 आ रही है, तो क्यू माइनस पी की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है। तो यहाँ पर अगर क्यू माइनस पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 प्लस 1 3 अपना आंसर बी आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से इसको कर सकता है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो यहाँ पर अपने पास थर्ड प्रॉब्लम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। तो अपन को बताना है कि 1 बाय बी प्लस सी, 1 बाय सी प्लस और 1 बाय ए प्लस बी किसमें होंगे। तो यहाँ पर अपन को पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में। तो यहाँ पर क्या करो, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर लो, बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, सब में मैं ये टर्म जोड़ रहा हूँ। ऐसा जोड़ने का क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसमें से ए कॉमन लूँ तो ए टाइम्स ए प्लस बी, और यहाँ से अगर मैं सी कॉमन लूँ तो ए प्लस बी आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी इस टर्म में। वैसे ही मैं बाकी चीजों को भी लिख सकता हूँ। तो सेकंड क्या हो जाएगा मेरे पास बी प्लस सी एंड ए प्लस बी, और थर्ड हो जाएगा मेरे पास सी प्लस ए एंड बी प्लस सी। यहाँ पर तुम चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं करने की कोशिश करूँ तो जैसे इसमें लिया तो सी टाइम्स यहाँ पर मेरे पास बी प्लस सी आ जाएगा इस वाली टर्म और इस वाली टर्म से, और ए बी और बी सी से अगर मैं यहाँ पर कॉमन लूँ ए, तो यहाँ पे भी मेरे पास बी प्लस सी आ रहा है। तो यहाँ पर सी ए प्लस बी सी लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो इसका मतलब ये भी एपी में होंगे, क्योंकि जब अपन शुरू में अपन को ये एपी में दे रखा था तो अपन ने ये जोड़ा तो अब भी ये एपी में आएगा। कुछ जोड़ने से, सेम क्वांटिटी जोड़ने से एपी में ही रहती है, तो ये भी एपी में है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डिवाइड करने वाला हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास फर्स्ट वाली टर्म में क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, सेकेंड वाली टर्म से क्या बचेगा दिस, और यहाँ पे अपने पास बचेगा ए प्लस बी। तो ये भी एपी में होंगे। और अपन को प्रूफ करने को क्या बोला था, एक बार प्रॉब्लम की तरफ चले तो यही बोला था कि ये भी एपी में हो, तो दिस इन एपी। तो मतलब अपन को पूछा था किस में होंगे, तो अपन ने प्रूफ कर दिया ये भी एपी में होंगे। तो इस तरीके से इसको कर सकता है। तो यहाँ पर अपने पास फोर्थ प्रॉब्लम है, इफ सी बी द सर्कल विद सेंटर 0,0 और जिसकी रेडियस 3 यूनिट की है, इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल सी जो सबटेंड करता है 2π/3 एट द सेंटर। तो यहाँ पर एक सर्कल है जिसकी रेडियस है वो 3 यूनिट दे रखी है। यहाँ पर इसका जो सेंटर है वो अपन को 0,0 दे रखा है। एक जो कोड है जो यहाँ पर 2π/3 का एंगल सबटेंड करती है, ये 2π/3 का एंगल सबटेंड करती है यहाँ पर। और इसका मिड पॉइंट का लोकस पूछा, तो मिड पॉइंट को एच को मैं के मान लेता, जो मिड पॉइंट से यहाँ पे इसको ज्वाइन करोगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा और ये एंगल इक्वली डिवाइड होगा, तो ये एंगल π/3 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 दे रखा है, तो ये हाइट अगर मैं देखूँ तो इसको 3 टाइम्स cos π/3 यानी 3/2 लिख सकता हूँ। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं डिस्टेंस निकालूं तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये मेरे को 3/2 के इक्वल दे रखी है।
यहाँ पे मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और लास्ट में h, k को x, y से रिप्लेस कर दूं तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे चलता है। तो यहाँ पर अगर अपन ये वाली प्रॉब्लम लेते हैं, यहाँ पर अपन को दे रखा है y इज इक्वल टू दिस प्लस y इज प्लस दिस क्वांटिटी y के इक्वल दे रखी है। ये दोनों क्वांटिटी का सम इस y के इक्वल दे रखा है। तो d2y/dx स्क्वायर पूछा है। तो यहाँ पर अगर तुम इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करो तो ये tan इनवर्स, यहाँ पर अंदर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 2 टाइम्स log ऑफ e एट द बेस x, और ये आ जाएगा 1 + 2 टाइम्स log ऑफ e एट द बेस x। तुम सिंपली लॉगरिथमिक के रूल लगाओगे तो, और यहाँ पर अपन को दे रखा है 3 + 2 टाइम्स log e एट द बेस x, और यहाँ पे डिवाइड में ये 6 को मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ। तो ऐसे मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो π/4 होती है। तो यहाँ पर इसको मैं कुछ a एंगल बोल देता हूँ, माइनस ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे तो मतलब tan इनवर्स 1 आएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स log ऑफ e एट द बेस x। यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाओगे तो वही फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स से माइनस tan इनवर्स b का। और इसमें भी अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का यहाँ फॉर्मूला लगेगा, और tan इनवर्स से माइनस tan इनवर्स b का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। ये चीज अपने पास आएगी तो यहाँ पर ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो y इज इक्वल टू सिर्फ तुम्हारे पास यहाँ पर tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 3 बचने वाला है। तो यहाँ पर अगर तुम dy/dx करोगे तो तुम्हारे पास 0 आएगा, और d2y/dx स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली वो भी 0 ही आएगा। तो अपना जो आंसर है यहाँ पर d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। यहाँ पर तुम ये भी सोच सकते हो कि मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तो कोई कंडीशन होती है पर्टिकुलर, तो हाँ तुम वो कंडीशन के बारे में सोच सकते हो। लेकिन उसमें क्या होगा कि यहाँ पर मान लो tan इनवर्स 1 के साथ सम कुछ कांस्टेंट पाई भी ऐड हो जाए, तो वैसा होता है ना, अगर मतलब वो कंडीशन होती है कि जैसे x y ग्रेटर देन -1 हो, ऐसी कंडीशंस होती है, उसमें अपन अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो वहां पर क्या होगा कि मतलब कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐड हो जाता है। लेकिन जब भी तुम यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो उससे क्या होगा, डिफरेंशिएट करने पर तब भी उस कांस्टेंट की वैल्यू तो 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x वाला पार्ट है वो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। मेन बात ये है। तो यहाँ पर फिर dy/dx की वैल्यू 0 आएगी और d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू भी 0 आएगी। तो इस तरीके से सिंपली समझ सकते हो। तो यहाँ पर अपने को नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, दिस डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। तो अपन को रेंज ऑफ दिस फंक्शन पूछे, दिस डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को डिनोट करता है। तो अपन को रेंज ऑफ दिस फंक्शन पूछिए, f ऑफ x अपन को दे रखा है दिस। सबसे पहले तो रेंज निकालने के लिए डोमेन के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास दो कंडीशन आ जाएगी, या तो एक यहाँ पे इसका रूट, एक यहाँ पे, या तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन को पता है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है वो बिलोंग करता है 0 to 1 के बीच में, या 1 को 1 पे ओपन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 पॉसिबल है। अगर इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है तो यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो अपन देख सकते हैं। यहाँ पर 0 पुट करने पर अपने पास क्या आएगा, √0 जो कि 0 है। तो यहाँ पर कितने तो यहाँ पर रेंज में क्या आएगा, तो सिर्फ रेंज में यहाँ पर अपने पास 0 आने वाला है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास 57 वाला प्रॉब्लम क्या है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन इज 7 एंड द लाइन मेक्स एन एंगल 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यहाँ पे वाई एक्सिस है तो अपन को इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। तो यहाँ पर अपने पास एक लाइन है जो कि 150 डिग्री एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, इधर पॉजिटिव वाई इधर नेगेटिव वाई। तो सिंपली ये एंगल 30 हो जाएगा। ये अपना ओरिजिन है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन अपन को यहाँ पे 7 दे रखी है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। ये अपन को पता है ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। ये एंगल 60 डिग्री है और ये भी 90 है, तो यहाँ पे बचा हुआ एंगल कितना होगा, 60। तो अपन बोल सकते हैं ये एंगल 30 होगा। और अपन को पता है कि जो परपेंडिकुलर वाली फॉर्म, जब परपेंडिकुलर लाइन दे रखी होती है और ये एंगल 30 दे रखा है, तो इस केस में अपन को पता है वो परपेंडिकुलर वाली फॉर्म क्या होती है लाइन की, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो यहाँ पर अपने को अल्फा की वैल्यू 30 और p की वैल्यू 7 दे रखी है, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपनी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, √3x प्लस y इज इक्वल टू 14। तो अपना जो ऑप्शन है यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। आगे चलता है।
58 प्रॉब्लम में अपन को इसका इंटीग्रल करना है, तो सिंपल ये इंटीग्रल तो आपने बहुत बार देखे होंगे इस टाइप के इंटीग्रल, तो सिंपल है ये। यहाँ पे अपन को क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर इतना बन जाएगा। अपन यहाँ पर log ऑफ, एक बार ये भी देख सकते हो, तो log ऑफ 10x/2 के फॉर्म का आ रहा है, तो मतलब अपन को पता है cosec x का इंटीग्रेशन, आपको आपने देखा होगा कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर अपन इसको साइन के फॉर्म में अगर नीचे लेके आए तो उस तरीके से अपन ऊपर cosec बना सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन है cos b प्लस cos है साइन b, तो मैं इसको साइन ऑफ x प्लस पाई/6 लिख सकता हूँ। यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec ऑफ x प्लस पाई/6 dx। तो यहाँ पर अपन करें वही, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ 10x/2, तो tan ऑफ x/2 प्लस पाई/12। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर सकता है, तो फिर आगे चलता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, अपन को इस क्वांटिटी की वैल्यू √3 दे रखी है, तो अपन को थीटा की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो एक बार इक्वेशन लिखते हैं, tan 3 थीटा - 1 डिवाइडेड बाय tan 3 थीटा + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास कितना दे रखा है, √3। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है, तो बेसिकली क्या नजर आ रहा है, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, तो अगर ऊपर देखें तो ऊपर 2 टाइम्स tan 3 थीटा, तो यहाँ पर √3 + 1, और नीचे करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, नीचे √3 - 1, और यहाँ पर कितना आएगा, -2। तो यहाँ पर अगर अपन देखें tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 + √3 डिवाइडेड बाय 1 - √3। तो बेसिकली ये चीज किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर अगर तुम इसको चेक करो तो यहाँ पर माइनस का साइन मैं बाहर ले लूँ तो दिस ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, और ऊपर नीचे यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -2 + √3। तो एक बार ये चेक करो किसकी वैल्यू होती है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 105, क्योंकि तुम्हें पता है tan 75 की जो वैल्यू होती है वो 2 + √3 होती है, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि जो tan ऑफ पाई माइनस थीटा होता है वो -tan थीटा होता है। तो यहाँ पर ये -tan 75 दे रखा है, तो tan ऑफ 105 की वैल्यू हो गई है। और तुम्हें पता है कि जब tan थीटा बराबर tan अल्फा दे रखा होता है तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होता है। यहाँ पर 3 थीटा इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, n पाई प्लस 7 पाई/12। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n पाई/3 प्लस 7 पाई/36। तो जो अपना आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना था, और फिर उसको आगे तुम सिंप्लीफाई कर ही सकते हो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, इफ 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट a, 0, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो बेसिकली ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है कि तुम्हें मतलब, लेकिन मैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है जिससे भी तुम डायरेक्ट आप a की वैल्यू बता सकते हो, तो लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो y² इज इक्वल टू x पे जो जो पैराबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन होती है इस टाइप पे, वो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx - 2m - am³। तो यहाँ से तुम बता सकते हो x की वो क्या, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1/4 है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास दिस। यहाँ पर अपने पास क्यूबिक इक्वेशन है, और ये जो नॉर्मल है वो सारी a, 0 से पास कर रही है। तो यहाँ पर मैं पुट करके देखूं दिस, तो यहाँ पर अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो m कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, एक बार चेक करने दो। सही किया है अपन ने। तो यहाँ पर एक तो m इज इक्वल टू 0 आ गया, m इज इक्वल टू 0 का मतलब एक तो एक्सिस हो गई जो अपनी नॉर्मल है, और बाकी नॉर्मल के लिए अपन को यहाँ से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन को दो वैल्यूज ऑफ m कब मिलेगी, m²/4 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 2a - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ m² इज इक्वल टू 4a - 2। तो यहाँ पे m² की वैल्यू अपन को रियल वैल्यूज कब मिलेगी, जब m², यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे 0 की वैल्यू तो आएगी, तो m² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 3 नॉर्मल्स अगर अपन ड्रॉ कर सकते हैं तो m² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसके लिए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं a ग्रेटर देन हाफ अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। वैसे इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें जो उसका x कोऑर्डिनेट होता है वो h ग्रेटर देन 2a होना चाहिए। तो यहाँ से अगर तुम a की वैल्यू 4 रखो तो वो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए। तो a, 0 से है तो यहाँ पर ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए। तो इस तरीके से ये देख सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
तो यहाँ पे अपन को नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है, फोर वर्टिसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन आर चूजन एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इज रेक्टेंगल। तो यहाँ पर मैं एक रेगुलर ऑक्टागन बनाता हूँ। तो बेसिकली मतलब ठीक ठाक है। तो यहाँ पर अपन ने बना लिया रेक्टेंगुलर ऑक्टागन। ओके, रेगुलर ऑक्टागन बना दिया अपन ने। तो अपने पास रेगुलर ऑक्टागन में 8 वर्टेक्स और अपन को 4 चूज करना है। तो टोटल केस तो मतलब 8C4 हो जाएंगे जो तुम निकालोगे। तो यहाँ पर 8 7 6 5 और नीचे तुम्हारे पास 24 आएगा। तो ये 4 और यहाँ पे 2, तो टोटल फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे 70। लेकिन यहाँ पर तुम मतलब फेवरेबल केस कितना है, फेवरेबल केस के लिए रेक्टेंगुलर कब बनेगा। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो सिर्फ ये 2 ही केस है जिसमें तुम्हारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल बनेगा, जहाँ पर अगर तुम 4 वर्टेक्स चूज करते हो तो यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो रेक्टेंगल बनेगा। उसके लिए क्या केस है, एक तो ADEH ए वाला, एक तो ये वाला केस है, और एक मतलब यहाँ से चले और फिर ये फिर ये फिर ये और यहीं तक आ गए वापस। और एक तुम्हारा बन जाएगा BCFG वाला, यानी ये और ये मिलाकर टोटल केस अपने 70 है। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, यहाँ पर 1/35 अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द फंक्शन। ये जो अपन को फंक्शन दे रखा है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा किस इंटरवल में बताना है। तो फंक्शन अपन को दे रखा है दिस। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इंक्रीजिंग है तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो x² माइनस 2x माइनस यहाँ पर कितना आएगा 8, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर इसके फैक्टर करूं तो मेरे पास ये आएगा x माइनस 4 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 4, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो -2 आ रहा है, 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अपन को ग्रेटर देन 0 माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। तो अपना जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इस केस में, ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा। आगे चलता है फिर। तो यहाँ पर अपने पास y ऑफ x ये दे रखा है और ये फॉलो करता है इस रिलेशन को। तो यहाँ पर अपन को y डबल डैश 0 की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली यहाँ पर y डबल डैश 0 की वैल्यू अपन को बतानी है तो 2 बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, तभी y डबल डैश की फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले लेकिन अपन x की वैल्यू 0 रख के देखे तो x की वैल्यू 0 रखने पर क्या आ रहा है कि y की वैल्यू तुम्हें पाई मिल जाएगी। तो 0, पाई, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा cos y प्लस एक्स, और इसका यहाँ पर ये साइन वाई dy बाई dx आएगा। फिर यहाँ पर y cos x का यहाँ पर माइनस ऑफ साइन x, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos x dy बाई dx, और उधर कांस्टेंट है तो 0। तो यहाँ पर अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अगर तुम सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से y डैश की जो वैल्यू है वो ये आएगी y टाइम साइन x माइनस कॉस ऑफ y डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस x टाइम साइन ऑफ y। अब यहाँ से अगर तुम चेक करो y डैश 0 की वैल्यू, तो y डैश 0 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 0 रखता है, तो ये वाली टर्म चल जाएगी और ये वाली टर्म चल जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ y और नीचे कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1। अब तुम्हें ये भी पता होगा कि जो कॉस ऑफ y की वैल्यू अपने पास पाई आई थी जब अपन ने x की वैल्यू 0 रखी थी, और कॉस ऑफ पाई की वैल्यू -1 होगी, तो y डैश 0 की वैल्यू अपने पास 1 आ जाएगी। तो ये चीज हो गई, y डैश 0 की वैल्यू अपने पास 1 आ गई। फिर अपन क्या करने वाले हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करता है तो y डबल डैश यहाँ पर अपन को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, cos x माइनस एक्स साइन वाई, वो डिवीजन वाला रूल लगाएंगे। इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे y डैश और साइन x ऐसा का ऐसा, और फिर यहाँ पर y साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यहाँ पर cos y का कितना हो जाएगा, cos y का डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, माइनस का साइन y, तो यहाँ पे ये साइन y हो जाएगा, और यहाँ पे dy बाई dx ये आ गया। उसके बाद अपन यहाँ पर देखे बीच में माइनस का साइन आता है। फिर अपन क्या करेंगे, ये वाली टर्म जो y टाइम साइन x माइनस कॉस y है, इसको ऐसा कैसे रहने देंगे, और नीचे वाली का करेंगे तो cos x का माइनस साइन x माइनस का साइन y आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का x साइन y का cos y dy बाय dx। तो ये आ गया। तो इतना जब अपने पास आ जाएगा तो उसके बाद अपन यहाँ पर देखते हैं, और डिवाइड में तो अपना स्क्वायर आ ही जाएगा, cos x माइनस x साइन y का होल स्क्वायर। तो और अपन को y डबल डैश 0 की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं
तो नीचे वाला तो 1 बन रहा है। ऊपर वाले में अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं तो मेरे पास ये टर्म कैंसिल हो रही है, जहां जहां ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, तो मोस्ट ऑफ द टर्म कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, और ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो मेरे पास बची क्या टर्म वो लिख देता हूँ। एक तो cos x की टर्म बची, एक मेरे पास बचा y टाइम्स cos x प्लस sin y dy बाई dx, और यहाँ पे बीच में अपने पास माइनस का साइन दे रखा था, और यहाँ पे माइनस का मैंने cos y निकाला, और यहाँ पे मेरे पास माइनस का sin y बचा। अब तुम्हें ये भी पता है जब x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू पाई थी, और y डैश 0 की वैल्यू भी अपन ने 1 निकाली थी। तो x इज इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, और ये y की वैल्यू यहाँ पाई है, और साइन ऑफ पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये गया। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर ये माइनस माइनस का साइन cos ऑफ पाई की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। एक मिनट इसको देखता है, क्योंकि साइन ऑफ पाई की वैल्यू तो 0 हो ही जाएगी, तो टोटल टर्म तो वैसे भी 0 होने वाली है। तो यहाँ पर माइनस का 0 तो अपने पास बचा गया, सिर्फ पाई बचा यहाँ से, तो पाई अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना जो आंसर है इसमें पाई आ गया, तो होप तुम्हें समझ में आया होगा। फिर आगे चलता है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 64 एबी से एक ट्रायंगुलर पार्क दे रखा है जिसमें एबी और एसी की वैल्यू 100 दे रखी है। क्लॉक टावर को सिचुएट किया है मिड पॉइंट ऑफ बीसी पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर एट ए एंड बी अपन को दे रखा है cot इनवर्स 3.2 एंड cos sec इनवर्स 2.6, तो अपन को हाइट ऑफ टावर बतानी है। तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर अपन को एक ट्रायंगुलर पार्क दे रखा है, तो यहाँ पे एबी मैं ये मान लेता हूँ, एबी अपन को 100 दे रखा है, एसी मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ, एसी ये भी अपन को 100 दे रखा है, एक ट्रायंगुलर पार्क है। तो यहाँ पर बी और सी को अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँ तो ये बन गया, ये उसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ पे मिड पॉइंट को ज्वाइन करूँ तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, ये तुम्हें पता है। यहाँ पे अपन ने यहाँ पे टावर खड़ा किया है, तो यहाँ पे टावर खड़ा किया है जिसकी हाइट h है, ये इसका टॉप है। इसका जो ए से एंगल है वो मैं अल्फा मान लेता हूँ, और इस टावर का यहाँ टॉप का बी से जो एंगल है वो मैं बीटा मान लेता हूँ। ये मैंने मान लिया। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मुझे ये एंगल अल्फा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये जो टॉप का जो एंगल ए बन रहा है तो वो cot इनवर्स 3.2 दे रखा है अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ cot अल्फा की वैल्यू मुझे 3.2 दे रखी है, और वैसे ही मैं बता सकता हूँ cosec बीटा की वैल्यू मुझे 2.6 दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ cot ऑफ बीटा की वैल्यू, क्योंकि मुझे cot ऑफ बीटा की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर बीटा -1 कर सकता हूँ, तो ये एक्चुअली में 5.76 आएगा, तो ये 2.4 आएगा। तो अब मेरे पास cot अल्फा एंड cot बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अभी काम कैसे करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि cot अल्फा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि h डिवाइडेड बाय इस पॉइंट को अगर मैं d बोल दूं तो AD, तो AD इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, वो क्या यहाँ पर सॉरी ये AD डिवाइडेड बाय h आएगा cot अल्फा की वैल्यू, तो AD इज इक्वल टू h टाइम्स cos अल्फा, यानी ये वाली लेंथ h टाइम्स cos अल्फा हो जाएगी, cot अल्फा हो जाएगी, और ये वाली लेंथ h टाइम्स cot बीटा हो जाएगी। और फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मैंने बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पे जो मीडियन होता है, मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये लेंथ अपन को 100 दे रखी है, तो यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पे h टाइम्स cot अल्फा का होल स्क्वायर प्लस h टाइम्स cot बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास 100 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 100 का स्क्वायर आ जाएगा तो h स्क्वायर यहाँ पर ये हो जाएगा 3.2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 2.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर अपन अपने पास देखें तो h स्क्वायर अपने पास कितना आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, तो 16 टाइम्स h स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें तो इसको मैं 25 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मेरे पास h की वैल्यू यहाँ पे तुम कैलकुलेट करोगे तो 25 आ जाएगी। तो जो अपना आंसर हो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आया होगा। फिर आगे चलता है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे को नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दरकार है, AB एंड AC की AB वेक्टर दरकार है, AB और AC वेक्टर दरकार है आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो मुझे लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A निकालनी है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊं, तो ये AB वेक्टर है और ये AC वेक्टर है। इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है -3i + 4k, और ये मेरे को दे रखा है 5i कैप -2j कैप + 4k कैप, और ये अपना C है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं B और C को, इसको और ये D को मैं यहाँ पे मीडियन वाला पॉइंट मानूं, तो ये लेंथ सेम, ये सेम आने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि जैसे मैं AD को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ AD को सबसे पहले AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर, यानी AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ। और मैं AD को अगेन क्या लिख सकता हूँ, दिस एंड दिस, यानी AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 2 टाइम्स AD वेक्टर क्या आएगा, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर
प्लस BD वेक्टर प्लस CD वेक्टर। लेकिन इससे मुझे क्या पता है मीडियन से कि BD वेक्टर माइनस ऑफ CD वेक्टर के बराबर है सिंपली, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो AD वेक्टर यानी मीडियन वाला वेक्टर वो क्या आएगा, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं दोनों वेक्टर की वैल्यू लिखूं तो -3i कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो दे रखी थी 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, तो डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये आएगा i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस 4 ऑफ k कैप, और इसकी लेंथ की वैल्यू देखें तो 1 + 1 + 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √18, तो √18 इसकी लेंथ आ जाएगी, विच इज द ऑप्शन बी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन को नेगेशन ऑफ दिस कंपाउंड प्रोग्रेशन बताना है। तो यहाँ पर p दिस और ये दे रखा है, तो इसका नेगेशन बताना है। तो यहाँ पर इसका नेगेशन क्या हो जाएगा इस चीज का, अपन अगर नेगेशन की प्रॉपर्टी लगाए तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर नेगेशन ऑफ p आएगा, फिर ये जो और वाला है वो एंड में बदल जाएगा, फिर यहाँ पर ये नेगेशन अंदर जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये नेगेशन ऑफ p आएगा जो कि p हो जाएगा, फिर ये और को एंड में बदल देगा और लास्ट में नेगेशन ऑफ q आ जाएगा। तो इस तरीके से नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसको तुम चेक करो तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया कि पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो नेगेशन ऑफ p, फिर ये और एंड में बदल गया, और नेगेशन ऑफ दिस पूरा कंपाउंड आएगा, ये दिस पूरी क्वांटिटी। अब इसको भी मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो फिर यहाँ पे नेगेशन अंदर जाएगा तो p, फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा दिस, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली चीज आ जाएगी जो कि ए ऑप्शन में। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अपन को एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन दे और बोला है कि कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है टैक्स इक्वल टू 0, तो पी की वैल्यूज किस रेंज के अंदर लाई कर सकती है। तो सबसे पहले ये अपन देखें तो कंटिन्यूअस होना चाहिए x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इस लिमिट की वैल्यू भी x टेंडिंग टू 0 पर 0 आनी चाहिए। तो लिमिट कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिस क्वांटिटी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये कब होता है, तो जब ये किस केस में होगा, जब p ग्रेटर देन 0 के तुमने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये इस केस में हो जाएगा। अब इसके डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0। तो ये इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए क्योंकि x इक्वल टू 0 पे जो अपन को 0 दे रखा है और 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है, तो इसकी लिमिट भी यहाँ पे 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें अपन, ओ सॉरी मैंने क्या बोल दिया, वो तो कंटिन्यूटी के लिए है। यहाँ पे इसके डिफरेंशिएबल होने के लिए मीनिंग है कि इसकी लिमिट है जो एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर इक्वल होनी चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए डिफरेंशिएबल होने के लिए। तो ये डिफरेंशिएबल तो अपना f ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो यहाँ पे अपने पास आ रहा है दिस। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, पहली बात है कि अगर वो x टेंडिंग टू 0 पर डिफरेंशिएबल है तो बेसिकली दिस लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब ये जो पावर है ना उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी p ग्रेटर देन 1 हो। और कंटिन्यूटी के केस में अपने पास p ग्रेटर देन 0 था, तो यहाँ पर अपन को डिफरेंशिएबल नहीं करवाना, तो अपन क्या कर सकते हैं, p को ग्रेटर देन 0 तो रखेंगे लेकिन लेस देन इक्वल टू 1 कर देंगे ताकि डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस केस में। तो बेसिकली जो अपना आंसर है वो a आ जाएगा। तो अपन ने कंटिन्यूटी के लिए पहले इसकी लिमिट निकाली, इसको f ऑफ 0 की वैल्यू 0 थी और इसको लिमिट को भी उसका इक्वल किया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू p ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए, और 0 भी हो जाएगी उस केस में। और यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल होने के लिए अपन को ये लिमिट चेक करनी पड़ेगी, तो डिफरेंशिएबिलिटी की ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, तो यहाँ पर अपन ने ये देखा, तो ये सिंपलीफाई होकर ये होना चाहिए। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब ये पावर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी p ग्रेटर देन 1 हो। तो लेकिन अपन को नहीं करवानी, तो अपन यहाँ पे इसको यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे, तो यहाँ पर अपना जो p की रेंज है वो a ऑप्शन वाली आ जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन पूछा है, और यहाँ पर अपन को लेंथ भी बतानी है और उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो भी बताना है। तो यहाँ पर अपन देखिए तो ये अपने पास कोई प्लेन है, तो अपने यहाँ पर एक पॉइंट है, उससे अपन ने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, तो बेसिकली अपन को क्या नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो पता है 2 4 -1, तो यहाँ अपन और अपने पास एक पॉइंट भी दे रखा है, यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखा है 7 14 5, यानी इसके अपन को नॉर्मल ही है और इसकी डायरेक्शन रेशियो पता है, और यहाँ पर एक पॉइंट पता है। तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 और यहाँ पर दूसरा ये और z माइनस 5 दिस, इसको कुछ लैम्डा के इक्वल कर देता है, तो इस पर कोई जनरल पॉइंट होगा वो इस फॉर्म का होगा। और ये जो पॉइंट है वो प्लेन पे लाई करना चाहिए। प्लेन की इक्वेशन अपने पास क्या दे रखी है, यहाँ पर एक बार मैं प्लेन की इक्वेशन देखता हूँ। तो अपने को दे रखी है 2x + 4y - z = 2।
तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ लैम्डा की वैल्यूज निकालने के लिए, ताकि अपन पॉइंट की वैल्यू निकाल सके, क्योंकि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट आने वाला है जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के डालने पे निकलता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करता है। ओ सॉरी, ये z यहाँ पे 5 आए, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का, हाँ माइनस का 1 आएगा, z की जगह मैंने पुट किया है। तो यहाँ पर अपने पास लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास 21 लैम्डा और यहाँ पे कितना आ रहा है 70 एंड -5। एक बार इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो इसकी वैल्यू आ रही है अपने पास माइनस का 63। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से अपने पास -3 आई। तो जो अपना पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं जैसे 2 लैम्डा प्लस 7 है इसमें पुट करूँ तो अपना जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 1 आएगा। 4 लैम्डा प्लस 14 में पुट करूँ तो वाई कोऑर्डिनेट 2 आएगा, और यहाँ पे पुट करूँ तो अपना जेड कोऑर्डिनेट है वो 8 आ जाएगा। तो ये अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट आ गया। जो अपना गिवन पॉइंट था वो ये था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगी। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो जो तुम्हारा आंसर है वो ये आने वाला है 3√21। तो 3√21 ये आ जाएगा, और अपना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की लेंथ ही आ गई, कोऑर्डिनेट ही आ गया। तो डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से इसको कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को डेल्टा की वैल्यू इतनी दे रखी है और अपन को इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डेल एक्स की वैल्यू निकालना था। तो क्या होती है, सिंपली यहाँ पर इसको और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने डेल की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली आपने डिटरमिनेंट में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अगर अपन डेल एक्स बाय एक्स की वैल्यू निकालें तो कितनी आ रही है, वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अपन को निकालनी है, डेल एक्स बाय एक्स। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मैंने ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई किया है, और ये तो है ही। तो यहाँ पर अपन लिमिट को स्प्लिट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे। तो मैं इसको अलग से रखूंगा, इसको मैं अलग से रखने वाला हूँ। और ये मुझे पता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे जो इसकी वैल्यू है वो 1 होती है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, और एक्स टेंडिंग टू 0 पे इसकी लिमिट तो 0 हो ही जाएगी। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ये इधर से तो अपने पास 0 आ गया। इधर देखूं तो मेरे पास क्या बचा, माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, और यहाँ से इसको भी स्प्लिट कर देंगे अपन। तो ये पता है ये लिमिट तो 1 होती है और ये लिमिट भी 1 हो जाएगी। तो अपना आंसर -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकता है। तो -1 इसकी वैल्यू आ गई। तो फिर आगे चलता है। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर अपन को इक्वेशन क्या दे रखी है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3। अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के केस में यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, जब y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अब यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करने वाला हूँ, tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला। इसकी भी कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में फॉर्मूला अप्लाई करने की जो x और y का प्रोडक्ट है वो <<1 होना चाहिए, तब जाके अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट में अपन चेक करेंगे अपने जो सॉल्यूशन है उसमें ये चीज हैपन हो रही है नहीं हो रही। तो इसको tan इनवर्स 3, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 3 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये आ रहा है इज इक्वल टू 3y माइनस 3x। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ एक चीज, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय मेरे पास 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव दे रखा है मेरे को, अब पॉजिटिव दे रखा है x और y। तो यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू पॉजिटिव चेक करूँ तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, जो 3 माइनस एक्स है उसको क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे <<0 होना पड़ेगा। अगर क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, वो क्या 3 माइनस एक्स को >0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो x माइनस 3 है उसको अपने पास <0 होना पड़ेगा, यानी x को <3 होना पड़ेगा। तो x को यहाँ पर <3 होना पड़ेगा। और अपन को क्या चाहिए, उसने पूछा क्या है, एक बार प्रॉब्लम की तरफ चलता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव भी और इंटीग्रल भी हो, तो पॉजिटिव एंड इंटीग्रल दोनों साथ साथ। तो पॉजिटिव तो अपन ने अप्लाई कर लिया। अब इंटीग्रल पे देखे तो x की वैल्यू 1 एंड 2 हो सकती है। तो जब x की वैल्यू 1 एंड 2 होगी तो y की जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है मैं 1 के लिए चेक करूँ तो
4 डिवाइडेड बाय 2 आ रही है, तो जो अपना पेयर है 1,2 आ रहा है। और अगर मैं x इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करूँ तो मेरे पास y की वैल्यू 7 आ रही है। और इस केस में तुम जो अपना अपन ने किस पे अप्लाई किया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/y पे, तो जो ये है वो लेस देन 1 आ रहा है, नहीं देख सकते हो। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑब्वियसली लेस देन 1 है, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ऑब्वियसली लेस देन 1 है। तो अपने दोनों सॉल्यूशन सही है, दोनों सॉल्यूशन ये, तो अपने जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, तो ए अपना ऑप्शन हो जाएगा। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा। फिर अपन यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ, जो अपने जेईई मेन का पेपर का होता है न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन, उसकी तरफ बढ़ता है। यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है 71, ए बॉक्स कंटेन 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. The number of ways is that 3 balls can be drawn from the box if at least one ball is to be included in the, if at least one black ball अपन को चाहिए, अपन ड्रॉ करें तो अपन को 3 बॉल ड्रॉ करनी है, उसमें से एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। तो अपन क्या क्या बना सकता है कि अपने पास 1 ब्लैक बॉल हो, 2 ब्लैक बॉल वाले केस और 3 ब्लैक बॉल वाले केस, कि अपने पास अगर अपन 3 बार ड्रॉ करें तो 1 बार ब्लैक आए, 2 बार ब्लैक आए और तीनों बार ही ब्लैक आ जाए। तो यहाँ पर अपन 2 व्हाइट और 6 और 4 रेड बॉल को एक बार मिला दे तो 6 बॉल्स हो जाएगी, जो कि ब्लैक नहीं है, और 3 अपने पास ब्लैक बॉल्स है। यहाँ पे रेड और व्हाइट का कोई डिफरेंस नहीं है, अपने को सिर्फ ब्लैक बॉल से और जो ब्लैक नहीं है सिर्फ उनसे मतलब है, रेड और व्हाइट से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अपने फर्स्ट केस के लिए अपन को 3 में से 1 बॉल चाहिए और बाकी 6 में से 2 बॉल चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास कितने वेज हो जाएंगे ऐसे करने के, ऑब्वियसली 45 वेज हो जाएंगे। यहाँ पर इस केस में अपन को 3 में से 2 चाहिए और यहाँ पर 6 में से 1 चाहिए, 6 में से 1 आनी चाहिए, तो 18 वेज हो जाएंगे। और यहाँ पर अपने पास तीनों में से तीनों चाहिए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली 1 वेज होगा इसको करने का। तो जो टोटल वेज है अपने पास कितना आ गया 64। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, तो जो अपना आंसर है वो इसमें 64 आ जाएगा, तो 64 वेज है। तो यहाँ पर अपने पास मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। तो यहाँ पर अपने पास एक क्लास दे रखी है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग अपने को फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, और यहाँ पर अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे। तो अपने पास क्लास है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 एंड 40 to 55। कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख देता है 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2 एंड 2। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते चलो, यहाँ 11 आ जाएगा, 11 के बाद 26, 10, 36, 36 में ये ऐड करोगे तो 41, 41, 45, 47 और 49 तक। तो यहाँ पर अगर अपन n/2 की वैल्यू देखें तो 49/2 की वैल्यू अपन देखें तो 24.5 आ रही है। तो 24.5 तो अपनी जो मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली जो रेंज होनी चाहिए, मतलब क्यूमुलेटिव जो अपन लेते हैं ना n/2 करने के बाद, उससे बड़ी होनी चाहिए। यानी जो मतलब मीडियन का जो अपना ग्रुप होगा वो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि 24.5 से बड़ा यहाँ पर 26 है, और वो और अपन इस वाले ग्रुप के अंदर अपनी मीडियन की वैल्यू लाई करें। तो यहाँ पर अगर अपन n/2 जो कि 24.5 से बड़ा वाला यहाँ पे ग्रुप ले, तो ये आ जाएगा। और इसमें मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, l प्लस n/2 माइनस f, और डिवाइडेड यहाँ पे मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो होगी ये वाली फ्रीक्वेंसी, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आता है अपने पास, एक मिनट चेक करने दो मेरे को। यहाँ पे जो n/2 माइनस f, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लेते हैं यहाँ पर, और नीचे अपने पास ये आता है, और जो इंटरवल की लेंथ होती है वो। तो इसका जो मतलब अपना इंटरवल का लोअर पार्ट है वो तो 15 है, लोअर पार्ट 15 है। n/2 की वैल्यू यहाँ पे अपने पास 24.5 आई थी, और यहाँ पर जो अपना ग्रुप है उसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है अपन को, नीचे अपना जो ग्रुप है यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है जो कि 15 है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। और लेंथ ऑफ द इंटरवल 15 to 20 यानी 5 लेंथ का है, तो यहाँ पर 5 लेंथ का है तो उससे मल्टीप्लाई कर देता है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है ये, अगर तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 19.5 इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से इसको कर सकता है। फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सिंपल है, अपने पास अल्फा और बीटा इसके रूट दे रखे हैं, तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बतानी है। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो ये है, अल्फा और बीटा इसके रूट दे रखे हैं, तो यहाँ पर समेशन ऑफ रूट -3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट 5/2, डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे चेक करता है, तो इस फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग ले रहा है तो माइनस बीटा आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट तो 0 है। तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, 0 टाइम्स अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा अल्फा टाइम्स अल्फा माइनस बीटा टाइम्स 0। तो यहाँ पर अपने पास आएगा अल्फा बीटा स्क्वायर एंड बीटा अल्फा स्क्वायर।
यहाँ से आ जाएगा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो यहाँ पर आएगा -15/4। एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी थी तो 15/4, तो यानी 3.75 आ जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास 3.75 इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन देखते हैं। तो अपन को इस इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो इंटीग्रल क्या है, -3 से 2, अपन को मॉड्यूलस ऑफ x + 1 दे रखा है, प्लस मॉड्यूलस ऑफ x + 2 दे रखा है, प्लस मॉड्यूलस ऑफ x - 1 dx दे रखा है। तो बेसिकली मॉड्यूलस की वैल्यू चेंज कहाँ पर होती है, साइन। तो जब इस अंदर वाली क्वांटिटी की वैल्यू 0 होती है तो x = -1 -2 और 1 पर अपन को क्रिटिकल रहना पड़ेगा। तो इसको स्प्लिट कर लेता है, -3 से -2 अपना जो इंटीग्रल है वो, फिर -2 से -1 अपना इंटीग्रल एक पार्ट यहाँ पे हो जाएगा, फिर -1 से 1 अपना एक इंटीग्रल का एक पार्ट यहाँ पे हो जाएगा, और एक अपना इंटीग्रल 1 to 2 f(x) dx। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटीग्रल, तुम खुद ही कर लेना। तो एक बार मैं फंक्शन लिख देता हूँ। अपने पास क्या था, मॉड्यूलस ऑफ x + 1 मॉड्यूलस ऑफ x + 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x - 1। अगर अपन -3 से -2 के लिए देखें तो जो अपना f(x) है वो क्या हो जाएगा, उसमें सभी पार्ट यहाँ पे ये माइनस के साथ खुलेगा, ये भी माइनस के साथ खुलेगा, और ये भी माइनस के साथ खुलेगा। -1 to -2 में देखें तो f(x) ये वाला पार्ट इसमें पॉजिटिव रहेगा। एक बार मुझे चेक करने दो यहाँ पर इसको। बेसिकली ये वाला तो नेगेटिव रहेगा, x - 2 तो यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला यहाँ पर पॉजिटिव के साथ खुलेगा, और ये वाला भी यहाँ पर नेगेटिव ही रहने वाला है। थर्ड के केस में देखें तो थर्ड का केस अपना -1 to 1 के केस में, तो -1 to 1 के केस में अपने पास क्या होने वाला है कि जो अपना फर्स्ट पार्ट है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और सेकंड पार्ट भी अपना पॉजिटिव ही रहेगा। ये जो थर्ड वाला पार्ट है वो नेगेटिव आने वाला है, तो यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ। और फिर अपना जो लास्ट का केस है उसमें तो अपने सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये f(x) है, तो तुम्हें क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैं इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखूं तो क्या आ रहा है, -x - 1 -x - 2 -x + 1, क्या आ रहा है, -3x एंड -2। तो -3x -2 आ रहा है। और अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखूं तो -x - 1 प्लस x + 2 -x + 1, ये गया, तो कितना आ रहा है, -x + 2 आ रहा है। अगर मैं इसके केस में लिखूं तो 2x + 3 -x + 1, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है, x + 4 आ रहा है। इस केस में लिखूं तो मेरे पास 3x + 2 आ रहा है। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करता है तो यहाँ पर देखता है, तो जैसे -3 से -2 में सबसे पहले जो मेरे पास आया -3x - 2, फिर मेरे पास -2 से -1 में -x + 2, फिर मेरे पास -1 से 1 में x + 4, और मेरे पास 1 से 2 में 3x + 2। तो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा, -3 यहाँ पर x²/2 -2x फ्रॉम लिमिट -3 to -2। यहाँ पर तो फिर मैं रखने की कोशिश करूँ तो कितना आ रहा है ये, 4 - 9 - 2 -2, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 3 बन जाएगा ये। तो कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, एक बार चेक करने दो। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अपने पास 11/2 आ रही है। वैसे इसको भी कर सकते हो, माइनस का x²/2 + 2x लिमिट, यहाँ पर अपने पास ये 1 - 4 + 2 टाइम्स यहाँ पे -1 प्लस का 2 हो जाएगा। सिर्फ लिमिट पुट करनी है, तो यहाँ पर अपने पास -3 एंड ये कितना हो गया, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, ये 7/2। तो वैसे ही तुम नेक्स्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो दिस। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो x²/2 + 4x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 8 आ जाएगा ये। और वैसे ही अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे 1 से 2 में, तो 3/2 यहाँ पर 4 - 1 प्लस 2 टाइम्स 2 - 1। तो यहाँ पर अगर अपन उसको कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, तो कितना आ रहा है ये, 13/2। तो यहाँ पर अपने पास डिफरेंट डिफरेंट है, 7/2 आया, 8 आया, 13/2 आया, और इधर से अपने पास 11/2 आया। तो अगर अपन सबको कंबाइन करें तो यहाँ पर 9 + 8 + 13/2, तो यानी यहाँ पर 17 + 13/2, तो 47/2, यानी अपने पास 23.5 आ रहा है। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। तो फिर आगे देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को लास्ट एरिया बाउंडेड बाय कर्व बताना है। तो अपने पास एक कर्व है,
दिस और दूसरा कर्व है दिस। तो यहाँ पर देखें तो ये 0 2, तो 0 और 2 पर ये आएगा, और अपन देखिए इसका यहाँ पर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो तो इसका डिफरेंशिएशन करता है तो 2 माइनस 4x। तो 2 माइनस 4x देखें तो 2 माइनस कितना आ रहा है, 2 माइनस 2x, तो x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 और मैं डबल डिफरेंशिएट करूँ तो माइनस का 2 आ रहा है, यानी इस पर मैक्सिमा आने वाला है अपने पास। यहाँ कहीं पे मैक्सिमा आने वाला है, उसके बाद डिक्रीज करेगा ये। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनना चाहिए इस क्वाड्रेटिक का। और अपने पास है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो कुछ ऐसी वाली लाइन है, तो यहाँ पे कट करेगी तो एक तो 0 पे कट कर रही है इसको, और एक ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस पॉइंट पे आता है। तो दूसरा सॉल्यूशन तुम देख ही सकते हो 3 पर आने वाला है, तो यहाँ पर ये 3 पर आने वाला है। तो अपन को ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अपर कर्व क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले कर्व क्या है, माइनस ऑफ एक्स dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक करना है। तो एरिया निकालता है, तो एरिया यहाँ पर अपन निकालने की कोशिश करें तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू 3। तो यहाँ पे 3/2 टाइम्स 9 माइनस 27/3। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ रहा है, 27 और 1/2 माइनस 1/3 विच इज 1/6। 27/6 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 9/2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बताना, कोई सजेशन देना हो तो वो भी बता सकते हो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।